कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हैं जिसे कोविड-19 है या किसी दूषित सतह को छूने के बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं, तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगाया गया। सभी सार्वजनिक सभाओं, यातायात के साधनों, बाजार, स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों पर भी रोक लगा दी गई थी। जैसा कि अभी हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय जिले जनपद चमोली पीपलकोटी का मैं निवासी हूँ। ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि जो कोरोना की द्वितीय लहर जिसको बोल रहे हैं सेकेंड वेव बहुत खतरनाक रही कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांव में ये कोविड और कोरोना के इतने पॉजिटिव केसेस पता चल रहे हैं या जिनके बारे में पता चला है लोगों का, वो वास्तव में पहाड़ के लिए पहली ही वेव है। क्योंकि पिछला जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, उस रिवर्स माइग्रेशन में बॉर्डर में बहुत अच्छी जांच हो रही थी, RT-PCR रिपोर्ट या एंटीजन टेस्ट, ये सब उनको बहुत सख्ताई से अनुपालन करने को कहा गया था। लेकिन इस बीच जो भी लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने उतने सख्ताई से उनका पालन नहीं किया। देखिए, अगर हम कोरोना की सेकेंड वेव की बात करें तो इस वक्त जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी से गुजरना पड़ा है, जैसे फर्स्ट वेव थी तो फर्स्ट वेव में क्या था, राशन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इस समय अगर हम देखें तो सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है हमारे पास ऑक्सीजन की कमी जो हुई है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड की कमी हुई है, प्लाज्मा की कमी हुई है, ब्लड की कमी हुई है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है दवाइयों की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। सब अपनी तरफ से भरकर प्रयास कर रहे थे, सभी सामाजिक संस्थाएं, जिससे जो बन पड़ रहा था या इंडिविजुअल व्यक्ति भी अपने स्तर से कर रहे थे। हम जब पेंडेमिक की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो तो है इसको लेके, लेकिन इसका कॉज क्या है, क्यों ये पेंडेमिक आता है। जो भी लोग या जो भी रेस ये जो प्रकृति का एक ऑर्डर है, नेचर का एक ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट जब काम करना शुरू कर देता है तो बहुत काइंड होते हुए भी, बहुत सहते हुए भी, एक लिमिट तक सहते हुए भी प्रकृति फिर हमें एक लेसन देती है। और अगर हम उस लेसन को ले लेते हैं और हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं तो ठीक है। अगर हम नहीं होते हैं तो फिर वो और ज़्यादा जोर से स्ट्रांगली फिर आता है, फिर पनिशमेंट छोटे छोटे मिलने शुरू होते हैं। हमको सबसे पहले इस बार के इस दौर में एक सोशल मीडिया पे वीडियो मिला था कि जनपद चमोली के जोशीमठ विकास खंड के सुदूरवर्ती गांव डुमक और कलगोड़, जो हमारे होम टाउन पीपलकोटी से दिखता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचना पड़ता है या जाना पड़ता है तो उर्गम की तरफ से क्रमशः 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर है पैदल उन गाँव की दूरी, वहाँ कोई सड़क नहीं है। तो जब इसके बारे में हमें पता चला कि वहाँ 320 से अधिक लोगों को बुखार है, तो हमने अपनी टीम गियर अप की। तो तभी नवल भट्ट और दीपक पंत वहाँ से फार्मासिस्ट द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार दवा लेके गोपेश्वर से पहुँचे। वह पीपलकोटी से नदी पार स्यूण अंतिम गांव है जहाँ तक सड़क जाती है। अब स्यूण से डुमक कलगोड़ फिर भी 8 किलोमीटर की दूरी पे पैदल। तो वहाँ से फिर लक्ष्मण सिंह और सहदेव स्यूण आए, वो हमारे नेचर गाइड साथी हैं और आगाज की कोर टीम के मेंबर हैं। फिर वो वहाँ से दवाएं लेके गांव पहुँचे और फिर वहाँ फार्मासिस्ट जो है उन्होंने गांव वालों का इलाज प्रारंभ किया। तो फिर इसके साथ साथ देखने में आया था कि जो हॉस्पिटल में थे, बहुत सारे हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में नहीं तब्दील किया गया था। उनमें नॉर्मल बेड थे, ऑक्सीजन बेड नहीं थे और ना ही वेंटिलेटर की सुविधा थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि अगर कोई घर पर ही आइसोलेट हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इस करके हम लोगों ने भी अपने स्तर से जितनी भी ऑक्सीजन की सुविधा हो सकती थी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ फिर जब लगा कि ये भी कभी पड़ रही है तो पोर्टेबल सिलेंडर यूज एंड थ्रो वाले भी हम लोगों ने लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। इंजेक्शन की काफ़ी सारी मात्रा में हम लोगों ने लोगों को जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि अकेले डॉक्टर्स तो सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम कर पाएंगे। तो जो
बहुत सारे ऐसे लोग थे इस पेंडेमिक में जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी खतरे में जो है बाहर निकले और उन्होंने जो है एक लोगों की हेल्प करी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना होते तो मैनेज करना इतना आसान ना होता या बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तब देहरादून में अमाया ग्रुप हो गया और डॉक्टर मुकुल शर्मा के जो ग्रुप के लोग हैं, मेकिंग ए डिफरेंस मैड के ग्रुप के लोग हैं, करण के साथी हैं, बद्रीश छाबड़ा जी हैं, डॉक्टर यादव जी हैं, जन औषधि केंद्र चलाते हैं। दिल्ली में आभार ट्रस्ट है, उसने हमारी मदद की। रिलायंस फाउंडेशन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अभी हाल ही में खालसा एड ने हमको 3 कंसंट्रेटर दिए हैं जिनको हम सबसे दूरस्थ गांव में पहुंचाने वाले हैं। अब जहां तक रिलीफ ऑपरेशन की बात है तो हमने मास्क, सैनिटाइजर, बेसिक दवाएं जैसे पैरासीटामोल हो गया या बच्चों के लिए पैरासीटामोल सिरप है, जिंक का सिरप है, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर। पहाड़ों में तो कहा होता है लोगों के पास, हर किसी के पास थर्मोमीटर, लेकिन कोविड ने लोगों को जागरूक कर दिया। अब लोग ये चीज़ें देखें। उत्तराखंड में कोविड को आए हुए, जैसा आप जानते हैं, 15 मार्च 2020 को पहला केस आया था। तो तब से 67 यानी 67 हफ्ते उत्तराखंड में कोविड को दस्तक दिए हुए आ चुके हैं। आज की अगर बात करें तो इस समय एक स्थिति पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में भी काफ़ी सुकून देने वाली, जो कोविड के केसेस हैं जैसा आप जानते हैं उनमें गिरावट आ रही है, डेथ्स भी कम हो रही हैं, रिकवरीज बढ़ रही हैं, एक्टिव केसेस जो हैं जो कि एक बड़ा प्रेशर डालते हैं सिस्टम के ऊपर वो भी कम हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के साथ में इस समय जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल पर है। जो मनुष्य होते हैं ना उनके लिए गवर्नमेंट भी आ जाती है, उनके लिए बहुत सारे लोग भी बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन ये इग्नोर हो जाते हैं जानवर, क्योंकि जब मनुष्य पे आपदा है तो इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का। तो उस समय ये भी खबर आने लग गई कि ऐसे इंसिडेंट्स होने लग गए कि ये कुत्ते जो है गिलहरियों को मारने लग गए हैं, कबूतरों को मारने लग गए क्योंकि भूखे थे। आप समझ लीजिए एक दिन में 400 से 500 जो है हम लोग इनको डॉग्स को फीड कर रहे थे। जो है जब हम उन्हें खाना देते थे तो बहुत सारे कैटल्स आ जाते थे, गायें आ जाती थी, बहुत सारे म्यूल्स जो होते हैं जिन पे वो ढोते हैं मजदूर लोग सामान, क्योंकि वो इतने बेचारों के पास खुद खाने को नहीं था तो उन्होंने वो सब छोड़ दिए थे सड़क पे। फिर उसके बाद हमने पत्ते काटे, फिर उसके बाद हमने एक सिस्टम शुरू किया घास की गाड़ी का। विकास नगर, मसूरी डाइवर्जन और एम्स ऋषिकेश तक भी हमारी गाड़ियाँ जाती थी और जहाँ जहाँ पे भी हमें मिलता था। और हमें इसमें पुलिस वाले भी हेल्प करते थे, बताते थे कि भाई कहाँ है। और लोगों ने भी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे कि मैडम यहाँ पे हैं जानवर। फिर जब गर्मी बढ़ने लग गई, अप्रैल एंड आया, तो हमने करीब 54 पानी के बर्तन जो है जानवरों के लिए रखवाए थे। उत्तराखंड में इस समय एक बहुत बड़ा जो गहरा और गंभीर मुद्दा कोविड के पूरे इस मैनेजमेंट के परिदृश्य में जो हमारे प्रदेश में बैकलॉग डेथ्स हैं उसको लेकर के है। और जैसा आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा कि अभी हाल ही में यानी 30 जून को उत्तराखंड के 15 अस्पतालों ने 218 बैकलॉग डेथ्स को, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च इतना लेट हुई थी, उनको भी रिपोर्ट किया था। तो ये जो हमारा पूरा जिसे हम कहते हैं हमारा कोविड मैनेजमेंट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगाता है, क्योंकि जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है, जहाँ तक वर्किंग मेथड है, अस्पतालों को जिस दिन उनके यहाँ पे कोविड की डेथ होती है उसी दिन, मैक्सिमम आप 1 या 2 दिन का भी समय लेते हैं, तो स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को जानकारी देना अनिवार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये कोविड बैकलॉग डेथ्स, ये अपने आप में बड़ा गंभीर एक इश्यू। इसी के साथ में उत्तराखंड का जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है कोविड का, वो 2.15%। देश के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में डेथ रेट में पंजाब के बाद में हमारा दूसरा नंबर है। तो ये भी जो उत्तराखंड का, अगर उसको हम एक पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको लेकर के बहुत सारे फिर से बहुत सारे सवाल या क्वेश्चंस खड़े करता है। जैसा आप जानते हैं इस समय, बल्कि पिछले 4.5 साल से उत्तराखंड में कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, वो कई सारे विभाग संभाल रहे हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उत्तराखंड में, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी देश के लिए और दुनिया के लिए इस कोविड काल के दौरान
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण इश्यू इस समय सबके लिए उभर करके आया है तो वो पब्लिक हेल्थ का इश्यू है। और पब्लिक हेल्थ जो है उसके बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे आयाम हैं। सबसे पहला आयाम तो हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी अपनी रोजी रोटी का है। अगर हम अपने कोविड को या अपने पब्लिक हेल्थ को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जैसा हमने इस समय देखा, तो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वो डिरेल होती है, चौपट होती है। तो एक ये बड़ा ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि कोई हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उनके पास में कोई जादू की छड़ी है कि सारे के सारे कोविड के केसेस एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे या सारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो है समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पब्लिक हेल्थ के ऊपर सीरियसली काम करना है, गंभीरता के साथ काम करना है, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अलग अलग फोरम से हम इस बात को ज़रूर, पहली बात तो खुद उसको समझें, उसके ऊपर अपनी राय भी रखें, और इस मैसेज को भी जो है हम स्प्रेड करें कि भाई उत्तराखंड को अपने पब्लिक हेल्थ को मजबूत करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो कि हम पब्लिक डोमेन में देखते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है, साफ होता है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में जो पब्लिक हेल्थ का लेवल है वो अपने आप में काफ़ी नीचे है। बहुत सारे हमारे सामने जो इश्यूज हैं आते रहते हैं, जैसा फिर हम सब फिर से जानते हैं इस बात को कि हमारे जो पर्वतीय जिले हैं, जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनके अपनी चुनौतियां हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत सारे केसेस को सिंपली रेफर कर दिया जाता है। अगर हम गढ़वाल साइड की बात करते हैं तो चाहे वो देहरादून के अस्पताल है, ऋषिकेश के अस्पताल है, कुमाऊं मंडल की बात होती है तो चाहे वो हल्द्वानी है। तो ये इस पूरी सिस्टम को कैसे हम बदलते हैं, मेरा अपना ये भी मानना है कि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बाकी लोग हैं, NHM के लोग हैं, लोग असल में बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों में बहुत अच्छी क्षमता काम करने की होती है। लेकिन जो हमारी व्यवस्था होती है, जो हमारा जो सिस्टम होता है, वो हमारे अच्छे लोगों को कमज़ोर बनाता है। जब तक हम अपने सिस्टम्स को और अपने गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारे अच्छे लोग भी उस किस्म का आउटपुट नहीं दे सकते जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है या उनकी कैपेसिटी है। देखिए, अगर मैं इस समय बात करूं कि किस प्रकार से हम लोगों ने मतलब बहुत अजीब से अनुभव भी हुआ है हम लोगों को इस दौरान मदद करते हुए। लास्ट टाइम क्या था, हम केवल राशन की मदद कर रहे थे, वो अच्छी सी एक मदद थी, ठीक है, पहल थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं कि कोई हमसे फ़ोन करता है और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट करता है, क्योंकि उनका जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है और शायद ये मैं नहीं कहता अंतिम क्षणों में है या कुछ भी है, क्योंकि जो उनकी गुहार होती है, उनका रोना जो होता है, रुदन उनका जो होता है, और वो एक रूप से ये सोचते हैं कि मतलब इवन हम भगवान हो गए हैं कि प्लीज़ सर आप ये करा दीजिए, और उसके बदले आपको कितना पैसा चाहिए वो भी मतलब सामने वाला इतना होता है कि सर आप इसकी कीमत बताइए कि कितनी कीमत का हो सकता है। तो जब उनको ये पता लगता था कि हम जो प्लाज्मा अरेंज करा रहे हैं ये वो निःशुल्क है, तो उनका एक अलग मतलब जिसे कहते हैं रोने वाली एक दशा में धन्यवाद होता था, आभार व्यक्त करना। और देखिए, वही मैं जो स्टार्टिंग में बोली थी, हम लेसन नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट वेव हमारी मनुष्य को उसने बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया। हम लोगों ने मास्क उतार दिए, हम लोग लिबरल हो गए, हम लोग हर जगह घूमने लग गए। अगर शायद हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते तो आती तो ये, पर शायद उतना इफेक्ट नहीं होता जितना अभी हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया, और जितना भी किया जाए वही कम था इसके लिए। जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट लगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो बेड्स के अरेंजमेंट हो, मतलब इतने अच्छे अच्छे जिन्हें हम कहते हैं वेल इस्टेब्लिश्ड लोग, उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे थे हॉस्पिटल में, और कितने बड़े अच्छे लोग होते हैं जो फ्री भी दे रहे थे, लेकिन वो अवेलेबिलिटी कम थी और लोग ज़्यादा हो गए थे जिनको परेशानी थी। तो उससे ये सब अरेंज कराना, साथ में बहुत सारे, देखिए मीडियम क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो किसी से मांग भी नहीं सकता और एकदम मारा जाता है। छोटे छोटे जिनके रेस्टोरेंट हैं या अपना काम है, जो तो सरकारी नौकरी में उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, बट बाकी लोग ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि ना तो उनसे मांगते बन रहा था ना कुछ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और ऐसे बहुत सारे लोग को हमने हेल्प करी, उसमें डायरेक्टली अपना परचेज़ करें और बिल हमें फॉरवर्ड करें और हम उनको जो है जो भी हम कर सकते थे जितना मैंने अपना बहुत लिमिट एक्सीड करी इसमें, क्योंकि किसके लिए रखना, आखिर देखें है तो वो पैसा किस काम का जो लोगों के काम ना आए, जो क्राइसिस में काम ना आए, वो चीज़ किसी काम की नहीं है।
मेरा ऐसा मानना है। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड आती थी, आधी रात को 1:30 2 बजे तक हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया है। और मैं देहरादून की बात करता हूँ, यहाँ पे 2-3 फैमिली ऐसी हैं जिनका ना तो मैं इलाके का जिक्र करूँगा, ना नाम का जिक्र करूँगा। अगर वो देख रहे होंगे तो समझ भी जाएंगे कि किस रूप में ये चल रहा है। रात को 1:30-2 बजे भी वो मेरे निवास पर अगर आए हैं अंतिम क्षणों में, और मेरे पास ऑक्सीजन के अगर बड़े सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुए तो मैंने छोटे सिलेंडर दिए। लेकिन लाइन से जब उनका फ़ोन आता था तो बहुत ही अच्छा, एक मतलब जिसे कहते हैं कि उनके जो परिवार की जो चंद सांसें होती थी उसको बचने का धन्यवाद का। हालांकि हमारा इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था, ऑक्सीजन तो भाई हम वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा रहा है कि सुकून मिला के कुछ लोगों की ज़िंदगी इसके माध्यम से भी है, लेकिन बची जरूर। हम 23 वर्ष से काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, जब राज्य नहीं बना था तब से। तो इसलिए थोड़ा सा जनता और जो सरकार है उसके बीच अविश्वास की स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा, जिला प्रशासन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम पंचायतें, वन पंचायतें, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, इनके मध्य समन्वय का बहुत अभाव है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही गांव में कहीं कहीं आपने एक ही परिवार को 4-4 अलग अलग संस्थाओं ने, ट्रस्ट ने, विभागों ने कोविड किट दे दी। अब वो क्या करेंगे, वो तो मिसयूज है रिसोर्सेस का। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमारी जनता से ये अपील है कि आप जब ऊपर वाला ना करे, ज़रूरत पड़ती है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये समाज है, जैसा ले रहे हैं वैसा लौटाना भी सीखें। क्योंकि जो आज आपके काम आया है कल किसी और के काम आएगा। आपका काम हो गया है, आपको ऑक्सीजन आज पर्याप्त मात्रा में है, आप एक स्टेबल कर चुकी है आपकी सांसें, तो तुरंत आप जो है जिससे सिलेंडर लिया है उसको वापसी कर दें ताकि वो किसी और के काम आ सके। अभी भी मैं आप सबसे ये एक अपील करना चाहूँगी कि ये जो हम लोग आजकल मास्क यूज़ करते हैं, इसमें जो है इसमें एक ये स्ट्रिंग होती है, ये ऐसे करके, तो हम डिस्पोजेबल जो हमारे मास्क हैं इनको जब हमारा यूज़ हो जाता है हम इन्हें फेंक देते हैं, चाहे हम डस्टबिन में डाल रहे हो, चाहे हम जैसे भी फेंक रहे हो, लापरवाही से भी सड़कों पे भी मिलते हैं। तो इनको बहुत मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से इनको काट दीजिए, काट के फेंकिए, क्योंकि बहुत सारी चिड़ियों को, बहुत सारे जीव जंतुओं को ये फंस जा रहे हैं, किसी के पैर में फंस जाते हैं, किसी के गर्दन में फंस जाते हैं, और उनको इससे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारा कोरोना में हम लोग यूज़ करें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है 1 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आगे जाने कब तक हम लोग इसे यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ बी कॉन्शियस अबाउट इट। प्लीज़ कट द स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग कट करके ही आप इसे प्रॉपरली डिस्पोज करिए, और साथ में पीपी किट वगैरह भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी एक प्रॉपर डिस्पोजल उसका होना चाहिए। और जाने से पहले मैं खाली यही अपील करना चाहूँगा, वर्चस्वाधीनता के इस अच्छे प्रयोग के माध्यम से जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि वो लोगों के मैसेजेस को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। और मेरा अंत का जो आखिरी मैसेज है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के है। जैसा फिर से हम सब जानते हैं, कोविड के केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोविड हमारे बीच में से अभी तक गया नहीं है। कोविड अभी भी हमारे बीच में है, और जैसा हमने पहली लहर और दूसरी लहर में देखा कि उतार चढ़ाव आते हैं, केसेस ऊपर जाते हैं और नीचे घटते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क, डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहें। जाने से पहले मैं खाली आपको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और यही उम्मीद रहेगी कि हम सब लोग मिलकर के एक अच्छी कम्युनिटी की तरह किस तरीके के साथ में इस लड़ाई को लड़ते हैं। ये आने वाले दिनों में, क्योंकि तीसरी थर्ड वेव के बारे में भी जो है उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस एंड टेक गुड केयर ऑफ योर ओन सेल्व्स।